नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ग्रुप मॉर्फिज्म जो लास्ट लेक्चर में हमने जितना पढ़ा है उसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा के कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, कुछ विशेषताओं की बात करते हैं, है ना, कुछ कमाल की बातों की बात करते हैं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं कि मान लीजिए समाकारिता है, मान लीजिए ग्रुप समाकारिता है। एक एक या छद की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समाकारिता की बात कर रहे हैं। मतलब जो समाकारिता की जो शर्त है वो काम कर रही है। मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ जो जी से जी में, जी से जी डैश में, जी एक ग्रुप है, जी डैश एक ग्रुप है, और एफ जो है वो समाकारिता है। जो फलन होता है ना, जो शर्त को पूरा करता है, उस फलन का नाम होता है समाकारिता। समझ रहे बात को? ये जो फलन होता है बेटा, इसको समाकारी कहते हैं। हम कहते हैं समाकारी फलन है। समाकारी प्रतिचित्रण है या फलन है, जो नाम आप देना चाहें, क्योंकि इस फलन की वजह से ही समाकारिता बनी है, तो इसको सम्मान दिया जा रहा है, समाकारी फलन। और ग्रुप के मध्य समाकारिता है। अगर ऐसा फलन मिल जाता है, यदि समाकारी फलन मिल जाता है तो हम कहते हैं ग्रुपों के मध्य समाकारिता है। मिल जाता है, हम कहते हैं कि ग्रुप समाकारी है, जी डैश। ठीक है बेटा, यहां तक आपको कोई इशू नहीं है। समाकारिता की शर्त क्या होती है? शर्त क्या थी? शर्त याद है आपको? शर्त थी संक्रिया करा के प्रतिबिंब निकाले या प्रतिबिंब यानी इमेज लेकर कंपोजिशन करें, बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा इसका सिंप्लीफिकेशन आपको बता देता हूँ। हर बात एक एक करके सारी बातें बताऊंगा, कोई भी चीज़ नहीं छुपाऊंगा आपसे। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि अब ये मान लिया जाता है कि आप भाई कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कॉलेज लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतना माना जा सकता है कि भाई अब आपको मैं जो समझाऊंगा वो आपको पूरा समझ में आएगा। तो मैं ये संक्रिया के चिन्ह क्यों लगा रहा हूँ? मैं अगर ऐसे लिख दूं एफ ए बी बराबर एफ ए एफ बी, तो सीधा लिख दूं तो बीच में ये स्टार ये ओ लिखने की क्या जरूरत है? अब आप कहेंगे सर आप स्टार और ओ नहीं लिखोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? हमें पता कैसे चलेगा कि संक्रिया कौन सी है? भाई सीधी सीधी बात है, आज आप इंडिया में हो तो इंडिया के रूल मानोगे। सीधी सीधी बात। कहाँ हो आप? कहाँ बैठे हो? इंडिया में। क्या आप अमेरिका की रूल बुक पढ़ रहे हैं कि वहाँ रूल क्या है? क्योंकि आप क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आप इंडिया में बैठे हैं। अमेरिका वाला क्या इंडिया के बारे में पढ़ता है कि वहाँ का आईपीसीसी क्या कहता है, वहाँ की दंड संहिता क्या कहती है, वहाँ का संविधान क्या कहता है? फर्क पड़ेगा उसको? नहीं। तो सीधा सीधा कहानी है, ए और बी किसके अवयव हैं? ए और बी किसके अवयव हैं? जी के। तो इनके मध्य जो संक्रिया होगी वो किसकी होगी? संक्रिया किसकी होगी? ऑब्वियसली बात है जी की। बस जी के अवयव है तो संक्रिया जी की होगी। वही बात है, इंडिया में रहते तो इंडिया का ही खाना खाएंगे, इंडिया की ही जमीन पे रहेंगे, इंडिया की ही हवा लेंगे, सब कुछ इंडिया का ही लेंगे जब इंडिया में बैठे हैं। तो सीधी सी बात है। जब अमेरिका पहुंच जाएंगे, अब एफ ए किसका है? एफ ए एफ बी किसके हैं? तो आप कहेंगे जी डैश के। तो जी डैश के तो संक्रिया किसकी? जी डैश की। तो जिसका अवयव उसकी संक्रिया। सीधी सीधी बात है। तो बीच में क्यों लगा रहे हो स्टार है, क्यों ओ लिख रहे हो? क्यों लिखने में देखो जोर आता है, सीधी सीधी बात है। ये स्टार ये ओ लिखने में जोर आता है जब आप कॉमन सेंस में डाल सकते हैं। आपका कॉमन सेंस अब इतना स्टैंडर्ड का हो चुका है क्योंकि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कॉलेज का लेवल आप पढ़ रहे हैं, तो आप इतना मान सकते हैं कि भाई अब इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि मुझे स्टार स्टार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही समझ सकता हूँ, मैं खुद ही समझ सकता हूँ कि क्या संक्रिया है। चलिए और एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जब आप लिखते हैं 2 × 3 और जब आप मैट्रिक्स लिखते हैं ए गुणा बी, तो क्या बताने की जरूरत है कि ये वाला गुणा संख्या वाला है और ये मैट्रिक्स वाला है? तो आप कहेंगे सर नहीं बताने की जरूरत नहीं है, ये दोनों को ही मैं गुणा बोलता हूँ ना, इसको भी तो गुणा बोलता हूँ 2 × 3, इसको बोलता हूँ ए गुणा बी। और जब सदिश होते हैं तब भी मैं गुणा ही लिखता हूँ। तो बताइए मुझे पता कैसे चला कि क्या ये तीनों गुणा एक है? पहले तो इतना बताइए। सबसे पहले रुकिए, ठहरिए और मुझे ये बताइए क्या ये गुणा सेम है? ये तीनों गुणा सेम है? तो आप कहेंगे ना ना सर बिल्कुल सेम नहीं है, वो नंबरों की गुणा है, वो मैट्रिक्स की गुणा है और वो सदिशों की गुणा है। तीनों ही गुणा अलग अलग प्रकार से होती है। तो जब तीनों ही प्रकार से अलग अलग होती है तो मैंने तो बोला ही नहीं अलग अलग, मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं कि ये वाली गुणा है ये वो वाली गुणा है, मैं तो गुणा ही बोल रहा हूँ। तो आप कहेंगे सर वो आप बोलने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि जब इधर सदिश लिखी हुई है तो ये सदिश वाली गुणा है, जब मैट्रिक्स लिखी है तो ये मैट्रिक्स वाली गुणा है, जब नंबर लिखे हैं तो ये नंबर वाली गुणा है। इसका मतलब है कि एक गुणा बोलना आप अपने आप समझ जाते हैं कि ये कौन सी गुण है। तो सेम वही बात है, संक्रिया लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे संक्रिया किसके, जिसके अवयव उसकी संक्रिया। सीधी बात, बात खत्म। तो यह है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। आप बड़े ही आराम से इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
अभी एक बात और पकड़ लीजिए, एफ जो आपका फलन है वो आच्छादक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि वो आच्छादक होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम तो श्योर होके तो नहीं कह सकते आच्छादक है, क्योंकि हम तो समाकारी बोल रहे हैं। समाकारी में एक ही आच्छादक तो नहीं आता, समाकारी में तो बस एक शर्त आती है, वो ये ऊपर वाली शर्त है, इसको कोई पूरा कर देता है तो हम समाकारी कह देते हैं। फिर अगर आच्छादक हो जाता है तो हम कह देते हैं आच्छादक समाकारी है ना। आच्छादक होगा नहीं होगा, गारंटी नहीं है। तो गारंटी नहीं है तो सुनिए ध्यान से बात को, ये जी कौन हुआ आपका, ये प्रांत का तरह काम करेगा। फलन के लिए तो ये प्रांत ही हुआ, डोमेन हुआ तो ये डोमेन का काम करेगा। अब आप डोमेन जो है प्रांत है वो रखेंगे, जी के अवयव आप इसमें रखेंगे एफ में, एफ के अवयव आते जाएंगे जो जी एच में आएंगे। तो जी के जो अवयव होंगे 1 2 3 4 वो सारे अवयव आप लिखें। ध्यान से सुनिए अब जो मैं कहने वाला हूँ, यहाँ एक मैं आपको बहुत ही कमाल की बात कहने वाला हूँ। ये मान लीजिए जी है और ये भाई जी के अवयव है, x1 डैश डैश मान लीजिए xn तक ये अवयव है। ये सब आप किस में रखेंगे, जी में रखेंगे, फलन में रखेंगे। फलन में रखेंगे तो x1 पे आया fx1, x2 पे आया fx2 डैश डैश xn पे मान लीजिए आया fxn। आगे अब ये सारे के सारे आएंगे तो जी डैश के अंदर उप समुच्चय होगा जी डैश का। क्यों? क्योंकि प्रांत से जो भी चीज़ लेते हैं और फलन पे जो मान निकालते हैं वो सबके सब कहाँ जाते हैं, सह प्रांत के अंदर। तो मिलेंगे तो सबके सब कहाँ, सह प्रांत में। तो ये सह प्रांत, तो सबको आपको सह प्रांत में मिलेंगे। सही है। जो जो मान आ जाते हैं, आपको याद है इसको क्या कहते हैं, जो जो मान आपको प्राप्त होते हैं उसको आप परिसर कहते हैं, परिसर कहते हैं, रेंज कहते हैं। सही है। इसका नाम जो है देखिए जी रखने पे आया, जी किस में रखा है एफ में, तो इस समुच्चय का नाम रहता है एफ ब्रैकेट जी। अब ये मत समझिए कोई नंबर नहीं है, ये लिखने का तरीका है। ये समझा रहा है कि जी समुच्चय आपने रखा है, इससे जो समुच्चय प्राप्त हुआ उसका नाम है एफ ब्रैकेट जी। ये कोई वो नंबर नहीं है कि आपने x1 रखा, ये देखिए ये तो है नहीं कि ये बिंदु आपने रखा x1 और आपको fx1 मिल गया, x2 रखा, एक बिंदु रखा, एक मान मिल गया। अब आपने क्या है, आपने जी समुच्चय रखा। जी समुच्चय रखा मतलब जी के अंदर जो जो अवयव वो सारे रखे। अब अवयव पूरा समुच्चय रखा है तो समुच्चय ही मिलेगा। तो उस और किस में रखा है, एफ में रखा है, तो इसका नाम पड़ गया एफ जी। ये रखिएगा, इसको आप परिसर कह सकते हैं। परिसर कहने का एक छोटा तरीका है कि भाई देखिए बहुत प्यारी सी शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। देखिए जी एक समुच्चय है, जब आप वो रखेंगे तो उससे फलन में तो रखेंगे एफ में जी को रखेंगे, पूरा समुच्चय तो आपको एक समुच्चय ही प्राप्त होगा, उसका नाम होगा एफ जी। अब एफ जी जो होगा वो परिसर होगा, क्योंकि एफ जी का मतलब वो सारे जो एफ से जी को रखने पर जो जो एफ से आए हैं वो सब बिंदुओं का समुच्चय एफ जी कहलाएगा। एफ जी जो होगा उप समुच्चय होगा जी डैश का। चलिए थोड़ा सा चित्र में भी समझा देता हूँ आपको, कन्फ्यूज़न हो रही होगी आप लोगों को, कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए ये जी रहा, ये आपका जी डैश रहा। ये मान लीजिए डॉट 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 डॉट, ये जी डैश है। अब आपने जी के अवयव रखे और मान लीजिए इन पे ये आया, इस पे ये भैया आया, इस वाले पे मान लीजिए ये आ गया, इस वाले पे ये आ गया, इस वाले पे ये आ गया, इस वाले पे ये आ गया। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि कुछ डॉट जो है वो तो कनेक्ट हो गए और कुछ कनेक्ट नहीं हुए। तो जो जो कनेक्ट हुए हैं, ये देखिए पूरा जी था, अब जो जो कनेक्ट हुए हैं उनको आप अगर अलग कर लें, उनका आप एक प्यारा सा अलग से एक समुच्चय तैयार कर लें, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका डोमेन प्रांत जो आपने रखा। ये पूरा जी डैश जो है ये कहलाता है आपका सह प्रांत, और ये आपका कहलाता है परिसर, रेंज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इस रेंज का नाम ही आपका क्या होगा, एफ जी होगा। अब साफ दिख रहा है चित्र के अनुसार कि एफ जी जो है वो उप समुच्चय है जी डैश का। एफ जी उप समुच्चय है, उप समुच्चय इसका मतलब सबसेट है। अब एफ जी जी डैश के बराबर भी हो सकता है, उन्हें आच्छादक होगा, जब आच्छादक होगा तो ये बराबर होंगे। एफ अगर आच्छादक है, आच्छादक की क्या शर्त होती है, आपको फलन के बारे में पढ़ा हुआ है आपने। आच्छादक होता है तो क्या होता है, जब आच्छादक होता है तो आपका परिसर मतलब डोमेन बराबर होता है सह प्रांत। जब आच्छादक नहीं होता, जब आच्छादक नहीं है तो उचित उप समुच्चय होता है, उचित एफ जी उप समुच्चय होता है जी डैश का, परंतु बराबर नहीं होता उस समय। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो छूटा है, कुछ ना कुछ है जो ऐसा है जो छूटा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है, यहाँ तक सब बढ़िया है, सब प्यार से सब अच्छे से समझ में आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ की 1 बाय 1 करके आपको सारी कमाल की जो बातें हैं वो आपको बताने वाला हूँ, सुनिए एक एक करके और ध्यान से मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन, अगर ई जो है वो जी का तत्समक है, पहले तो याद रखिए समाकारी है,
एफ जो है वो समाकारी प्रतिचित्रण है किसका, जी और जी डैश के बीच में। तो अगर ई जो है वो जी का तत्समक है तो इस पे जो भी फलन का मान आएगा एफ ई वो जी डैश का तत्समक होगा। आपका समाकारी फलन हमेशा तत्समक को तत्समक से ही जोड़ेगा, ये हमेशा पक्की बात है। समझ लो बात को, इस बात को गहराई पकड़िए। गहराई क्या है, जी का जो तत्समक होगा, फलन जो आपका समाकारी, अगर एफ है वो समाकारी प्रतिबिंब है, वो समाकारिता वाली शर्त पूरी करता है, तो हमेशा वो तत्समक को तत्समक से ही कनेक्ट करेगा, सदैव तत्समक को तत्समक से ही कनेक्ट करेगा। बात पकड़िए, बात क्या है, वो ये है आपका जी और ये है आपका जी डैश। जैसे समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हमेशा होगा ही होगा, वरना समकोण त्रिभुज ही नहीं हो सकता। तो एफ जो है अगर वो समाकारी है, शर्त लगा रहा हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, एफ क्या होना चाहिए, समाकारी। अगर एफ जो है वो समाकारी प्रतिचित्रण है ग्रुप जी से जी डैश के बीच में, तो अब मैं इसके ऊपर दावे खेल सकता हूँ, सट्टे खेल सकता हूँ। सट्टा क्या है कि तत्समक अवयव ई जो है उस पे हमेशा ई डैश ही आएगा, ई पर हमेशा ई डैश ही आएगा, यानी एफ ई जो है वो बराबर ई डैश होगा। मतलब ई पर जब फलन का मान निकालेंगे तो वो हमेशा उसका जो तत्समक अवयव है वही आएगा। यानी समाकारी प्रतिचित्रण हमेशा तत्समक को तत्समक से ही कनेक्ट करता है, समाकारिता की एक शर्त। आई बात में। दूसरी बात देखिए, अभी तो बहुत सारी राज है इसके अंदर, बहुत सारे राज है। दूसरा राज है कि अगर दूसरी सुनिए, अगर आपने कोई अवयव ए लिया, उसका प्रतिचित्रण निकाल लिया और उसके बाद में उसका प्रतिलोम निकाला, या फिर पहले प्रतिलोम निकाला उसके बाद में प्रतिचित्रण निकाला, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। प्रतिलोम पहले निकालिए, प्रतिचित्रण बाद में लीजिए, या प्रतिचित्रण पहले लीजिए, प्रतिलोम बाद में निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बराबर आएगा। समाकारिता है, समान रूप से कारित होती है, प्रतिलोम फिर प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण फिर प्रतिलोम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दूसरी कमाल की बात। तीसरी कमाल की बात सुनिए जो आपको बहुत ही मजा आएगा, वो है अगर एच जी का उपसमूह है, एच जी का उपसमूह है, तो एफ एच जी डैश का उपसमूह होगा, जी डैश का उपसमूह होगा। उपसमूह की जो इमेज है वो निकालने के बाद जो वहाँ बनेगा उसको चेक करेंगे तो वो भी उपसमूह पाया जाएगा। इसका चित्र बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये है भैया आपका जी, ये है भैया आपका जी डैश, और ये डॉट 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 डॉट, ये भी भैया डॉट 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 डॉट। मान लीजिए इनमें से ये जो भाई साहब हैं ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट, ये एक उपसमूह बनाते हैं एच, किसका, जी का। तो इस एच की जो इमेजेस है, जब आप इमेजेस निकालेंगे इसकी, उनका जो इमेजेस का जो समुच्चय होगा जिसका नाम क्या रहेगा, एफ एच, याद है ना, एफ जी, जी की इमेजेस एफ जी कहलाती है तो एच की इमेजेस एफ एच कहलाएगी। तो एच जो है वो जी का उपसमूह होगा, तो एफ एच किसका होगा, जी डैश का उपसमूह होगा। ये खासियत है, ये कमाल की बात है। अगर एफ क्या है, अगर एफ क्या है, समाकारिता है, तो अगर समाकारिता है तो ये उपसमूह है, तो ये इसकी इमेज होगी वो जी डैश का उपसमूह होगी। देखा कमाल की बात, आया मजा। और कमाल की बात अभी और दिखाता हूँ आपको। नंबर 4, एक कमाल की बात और है, एक कमाल की बात और है। अगर h बराबर g ले लिया जाए तो, यदि h बराबर g ले लिया जाए तो, क्योंकि हर कोई अपना उपसमूह होता है, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक समूह अपना उपसमूह होता है, तो h की जगह g भी ले सकते हो। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था h g का उपसमूह है, तो कोई अपना उपसमूह नहीं होता, क्या h बराबर g नहीं ले सकते, तो बिल्कुल ले सकते हैं। h बराबर g लेते ही यहाँ ये g हो जाएगा तो ये fg हो जाएगा, तो fg किसका उपसमूह होगा, g डैश का। fg आपका जो आपका जो परिसर है, परिसर एक उपसमूह होता है किसका, जी डैश का, fg उपसमूह होगा। अगर f आच्छादक हुआ, अगर f आच्छादक हुआ तो fg और g डैश बराबर हो जाएंगे, वरना fg एक उचित उपसमूह होगा जी डैश का, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बड़े आनंद से चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक नाम बताना भूल गया, जो कि माफ़ी चाहता हूँ, और अब मैं यहाँ पे दोबारा बताना चाहूँगा कि एफ जी को जो है, एफ जी जो ग्रुप था उस ग्रुप की इमेज है, ये इमेज है मतलब प्रतिचित्रण है, और एफ जो है वो समाकारिता है,
तो इसे समाकारी प्रतिचित्रण कहते हैं, समाकारी प्रतिबिंब कहते हैं। सॉरी, प्रतिचित्रण तो एफ हो गया, एफ जो है वो समाकारी प्रतिचित्रण है, और एफ जी जो बनेगा वो समाकारी प्रतिबिंब कहलाएगा। समाकारी प्रतिबिंब, समाकारी प्रतिबिंब, होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज। एफ क्या कहलाता है? समाकारी प्रतिचित्रण, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एफ कहलाता है समाकारी प्रतिचित्रण, समाकारी प्रतिचित्रण, और एफ जी क्या कहलाता है? समाकारी प्रतिबिंब। अब 2-3 प्यारे प्यारे रिजल्ट हैं, उन पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए ताकि आपको मज़ा आ जाएगा ये 2-3 नए नए रिजल्ट सुन के। एक तो अगर जी अबेलियन है, सुनिए बेटा बात को, अगर जी अबेलियन है, क्रम विनिमय ग्रुप है, तो आपका एफ जी जो होता है, समाकारी प्रतिबिंब जो होता है एफ जी, वो भी अबेलियन होता है। देखिए, वाह भाई वाह, उसी गुण को बनाए रखते हैं, अबेलियन के जो गुण है उसको बनाए रखते हैं। अगर जी अबेलियन है तो उसका जो समाकारी प्रतिबिंब होगा वो भी अबेलियन होगा। साथ ही साथ एक और कमाल की बात, अगर जी जो है ग्रुप वो साइक्लिक है, वो अगर साइक्लिक है, चक्रीय है, तो आपका एफ जी जो है वो भी साइक्लिक होगा, वो भी साइक्लिक होगा। और साइक्लिक ही नहीं, यहाँ पे एक प्यारी बात और मिस ना करिएगा, मिस ना करिएगा, वो है जी का जनक अगर ए है, ए जी का जनक अगर ए जो है वो जनक है जी का, तो फिर चक्रीय ग्रुप है तो जनक होगा, तो ए जनक है, तो जो आपका एफ जी होगा वो भी साइक्लिक होगा, लेकिन उसका जनक जो होगा वो एफ ए होगा, एफ ए उसका जनक होगा। वाह भाई वाह, कितना कनेक्शन है, देखिए कितना गहरा, कितना अटूट रिश्ता है इनका आपस में। जी साइक्लिक है तो एफ जी भी साइक्लिक है, जी एबेलियन है तो एफ जी भी एबेलियन है। अगर जी का तस्मक ए है तो एफ जी का तस्मक एफ ए है, बोलिए, ओह सॉरी, अगर एफ जी का जो है, एफ जी का अगर जनरेटर जो है, जनक जो है वो ए है, तो जी का जनक अगर ए है तो एफ जी का जनक एफ ए है। और याद होगा आपको तस्मक का, जी का तस्मक अगर ई है तो एफ जी का तस्मक एफ ई होगा। बोलो, सब कुछ बंधा पड़ा है, सब कुछ बंधा पड़ा है, सब कुछ जुड़े पड़े, इसलिए तो समाकारिता कहते हैं। लगभग सब तुल्यकारिता में तो मैंने बता दिया, तुल्यकारिता में तो सब कुछ बराबर तक होता है। बराबर तक होने का मतलब यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी 10 होते हैं, ये लीजिए, इतना कनेक्ट होता है वो तो सारा। यहाँ तो होता है रिप्रेजेंटिव होता है, एकदम एकदम यहाँ रिप्रेजेंटिव है, इसका रिप्रेजेंटिव वहाँ पे वो है, इसका वो है, गिने हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ 10 होते हैं तो वहाँ भी 10 होते हैं। इस वाले की जगह ये काम करेगा, इसकी जगह ये काम करेगा, इसकी जगह ये काम करेगा, इसकी जगह ये काम करेगा, बिल्कुल ऐसा होता है। अब एक कमाल की डेफिनेशन है, वो ध्यान दीजिए, वो है समाकारिता की अस्थि, समाकारिता की अस्थि, समाकारिता की अस्थि, अस्थि यानी कर्नेल, कर्नेल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो समाकारिता की अस्थि है ना, वो आगे जाके काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाली है। आगे हम मूलभूत पर में पढ़ेंगे होमोमॉर्फिज्म की, समाकारिता की, उसमें इसका रोल काफ़ी बड़ा है। तो थोड़ा ध्यान से इस आइडिया को समझना, आइडिया बड़ा ही क्लियर है, बड़ा ही सिंपल है। क्या कहना चाहता है? अस्थि का मतलब पता है क्या होता है? अस्थि का मतलब होता है एक कोर पार्ट। कोर पार्ट का मतलब जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर का जो हमारा हार्ट होता है वो हमारा कोर पार्ट होता है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो हार्ट से जुड़ी हुई होती है, वो इकलौता होता है। हार्ट जो है वो इकलौता होता है, यानी अगर सेंटर पार्ट कहा जाए हमारे शरीर का, तो हमारे शरीर का सेंटर पार्ट जो है वो हमारा हार्ट है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हमारा हार्ट जो है वो इकलौता है, और वही पूरी बॉडी को मेंटेन करता है, पंप करता है, हमारे ब्लड जो है सर्कुलेट करता है लगातार। ये जो है ना सेंटर पार्ट का है अगर हम, तो ये है। तो सेम कोर पार्ट जो होता है वो आपका कर्नेल कहलाता है। यहाँ कोर पार्ट का क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास एक समाकारी प्रतिचित्रण है एफ, एफ जो है वो एक समाकारी प्रतिचित्रण है आपके ग्रुप जी से जी डैश में। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये समाकारी प्रतिबिंब है, समाकारी, या फिर आप वैसे भी बोल सकते हैं कि भाई जी और जी डैश में समाकारिता है, जी तथा जी डैश के मध्य समाकारिता है। और ये समाकारी प्रतिचित्रण कौन है? समाकारिता है, इसका मतलब जरूर कोई फलन रहा होगा, बिना फलन के तो समाकारिता नहीं होती। तो समाकारिता रहा होगा तो कोई फलन रहा होगा, उसका नाम समाकारी प्रतिचित्रण है। अब ये जो समाकारिता है, अगर इसका डायग्राम देखें तो ये है कि भाई ये आपका जी है, ये आपका जी डैश है। अब जी के एक अवयव को उठा के आपका एफ जो है वो यहाँ से उठा के आपका जी से उठा के जी डैश में ले जाएगा, ले जाएगा। एक बात और भी आपको याद होगी, मैंने कही भी थी कि यहाँ का जो तत्समक अवयव है ई, और यहाँ का जो तत्समक अवयव है जी डैश का ई डैश, आपका एफ जो है इनको कनेक्ट करेगा। एफ अगर समाकारी प्रतिबिंब है तो समाकारी प्रतिबिंब की खासियत होती है कि उसमें तत्समक रखने पर तत्समक ही आता है, तत्समक रखने पर तत्समक ही आता है। मतलब यहाँ का तत्समक रखेंगे और वहाँ का तत्समक आएगा।
ये खास बात होती है। अब ये खास बात होने की बजाय एक और कमाल की बात सुनिए, और जो मज़ा लीजिएगा इस बात का, ये है कि अगर ई पे ई डैश आएगा कोई चेंज नहीं है, ये तो कन्फर्म है, ये तो डेफिनेट है एकदम। अगर एफ समाकारी प्रतिचित्रण है तो ये पत्थर की लकीर है, लिख लीजिए ई पर हमेशा ई डैश आएगा। लेकिन फलन है, फलन में बहुत सारों पे एक मान आ सकता है। बहुएकी की फलन जब होता है तो बहुत सारों पे एक मान आता है, तो हो सकता है कि और भी कई पॉइंट्स हो, ध्यान से सुनिए बात को, और भी कई पॉइंट्स हो जिनका आंसर क्या आता हो, ई डैश आता हो। और भी कई पॉइंट्स है। अब आप कहेंगे क्या अभी ये गलत कह रहा हूं मैं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या फलन बहुएकी नहीं होते? बहुएकी क्या होते हैं? बहुत सारों पर एक ही मान आता है। तो बहुत सारे बिंदु है जिन पर एक ही मान आया ई डैश। तो जिन जिन बिंदु पे जी के वो सारे बिंदु जिन पर समाकारी प्रतिचित्रण एफ जो है वो आपको ई डैश देता हो, उन सारे बिंदुओं को अगर आप कलेक्ट कर ले, जी के वो सारे बिंदु जिन पे प्रतिचित्रण ई डैश आता हो, इन सारों को हम कहते हैं कर्नेल। शॉर्ट फॉर्म में के ई आर, कर्नेल की शॉर्ट फॉर्म के ई आर, और फिर उस समाकारी प्रतिचित्रण का नाम कर्नेल ऑफ एफ। बात पकड़ी में आई क्या है? क्लियर समझ में आया क्या है? कर्नेल एफ क्या है? एक समुच्चय है। बाय डेफिनेशन चले तो कर्नेल एफ कुछ और नहीं बल्कि एक समुच्चय है। किसका समुच्चय है भाई? अवयवों का। किसके अवयव? जी के अवयव। जी के कौन से अवयव? वो अवयव जिन पर एफ का मान क्या आता हो, ई डैश आता हो। और ई डैश कौन है? ई डैश जी डैश का तत्समक है, आइडेंटिटी है का। ई डैश क्या है? जी डैश का तत्समक है। बात समझ में आई? तो कर्नेल एफ क्या हुआ? कर्नेल एफ जो है जी के उन अवयवों का समुच्चय हुआ जिनका प्रतिचित्रण, समाकारी प्रतिबिंब जो है उसकी सहायता से प्रतिचित्रण निकाला जाए तो हमेशा ई डैश आएगा। उन सबको कलेक्ट कर लिया गया। अब आप श्योर हैं एक बात जो मैं कहने वाला हूँ ध्यान से, चाहे तो उसका आप और शॉर्ट नाम रख सकते हैं के, और शॉर्ट नाम कर्नेल एफ लिखने में दिक्कत आ रही है, के लिख लीजिए। एक बात एकदम क्लियर है कि के खाली नहीं होगा, के अरिक्त होगा, नॉट इक्वल्स टू 5। के अरिक्त होगा। क्यों होगा अरिक्त? बताइए कारण। के अरिक्त, कर्नेल हमेशा अरिक्त क्यों होगा? क्योंकि एटलीस्ट और चाहे बिंदु हो ना हो, ई पर तो हमेशा ई डैश आएगा। यानी के अंदर और कोई हो ना हो, के अंदर एटलीस्ट ई तो पक्का है। और ई कौन है? जी का तत्समक। जहां ई जी का तत्समक है। देखिए और भी एलिमेंट हो सकते हैं कर्नेल के अंदर, और हो सकता है और नहीं भी हो, तो और इसका बाकी सब इसका साथ छोड़ दे के का, लेकिन तत्समक अवयव ई नहीं छोड़ेगा। क्योंकि समाकारी प्रतिचित्रण की प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि हमेशा समाकारी प्रतिबिंब क्या करता है, ई को ई डैश से जोड़ता है। तो ई से ई डैश से कोई और जुड़े ना जुड़े, ई तो पक्का ई डैश से जुड़ेगा। तो इसका मतलब तत्व जो कर्नेल है उसमें कोई और हो ना हो, ई पक्का होगा, ई पक्का होगा। इसलिए कभी भी अस्थि खाली नहीं होती। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मजा लीजिए और एक कमाल की बात सुनिए। अगर आपका फलन एफ जो है, जो समाकारी प्रतिबिंब है, देखिए समाकारी है, समाकारी में कोई डाउट नहीं है, समाकारी प्रतिबिंब नहीं हुआ। समाकारी प्रतिबिंब तो ये समझिए कि बींद है, और बिना बींद के काहे की बारात और काहे का मेल और काहे का प्रोग्राम। तो ये तो मेन समाकारी होना तो जरूरी है ही है। अब ये समाकारी होने के बाद में अगर यदि किंतु परंतु अगर ये एक एक ही हुआ, एक एक ही होते ही, एक एक ही क्या होता है? एक एक ही वो होता है जिसमें एक पर एक आएगा। एक पर एक आएगा तो ई पर ई डैश आएगा। इसका मतलब किसी और पे ई डैश नहीं आ सकता, क्योंकि फलन क्या है? एक एक ही। एक एक ही मतलब एक पर एक ही आएगा, बहुत सारों पे एक नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत सारों पे एक आता है तो बहुएकी होता है। बहुत सारों पर एक आता है तो बहुएकी है। तो बहुएकी तो नहीं है, आप कह रहे हैं कि एफ एक एक ही है। एक एक इसका मतलब एक पर एक ही आएगा, और एक पर एक आएगा तो ई पर ई डैश आएगा। इसका मतलब आपका जो कर्नेल है उसमें सिर्फ ई होगा, उसके अलावा कोई और नहीं होगा। पकड़ लीजिए बात को, पकड़ लीजिए बात को। अगर आपका फलन एक एक ही हुआ, अगर आपका फलन एक एक ही हुआ तो आपके कर्नेल में सिर्फ ई होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि और अगर और किसी पे भी ई डैश आ गया तो फिर एटलीस्ट मान लीजिए ई के अलावा कोई और है जिस पे भी ई डैश आ रहा है, तो फिर दो पे एक आ गया, और दो बिंदु पे एक आ गया तो बहु एक ही हो गया। फिर वो एक ही कैसे हुआ? और एक ही में एक पे एक आता है तो ई पर ई डैश आएगा, इसका मतलब किसी और पे ई डैश नहीं आएगा। तो कर्नेल में खाली ई के अलावा कोई और नहीं होगा। और अगर बहु एक ही हुआ तो
तो फिर इसका मतलब कर्नेल में बहुत सारे होंगे। बोलिए बोलिए, लॉजिक पकड़िए। अगर बहुएकी हुआ तो मतलब मैनी टू वन हुआ तो। अब बताइए, अब कर्नेल में कितने होंगे बताइए, सोचिए और बताइए, और लॉजिकली बताइएगा। अब बहुएकी हो तो क्या होगा, बहुत सारे होंगे कर्नेल में ना साहब, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है भाई, कोई गारंटी नहीं है। के में क्या होगा बस इतना ही पता है कि एरिक्त होगा, कितने होंगे अभी भी नहीं बता सकते, एग्जैक्टली नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि बहुएकी का मतलब ये नहीं है कि हर पॉइंट की दो इमेज होगी। बहुएकी का मतलब ये कतई ही नहीं है कि हर बिंदु की दो दो, हर दो का एक होगा या तीन का एक होगा, ना ना, कोई जरूरी नहीं है। आइए समझा देता हूँ, चित्र में देख लीजिए। आइए, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। ये रहा ई और ये रहा ई डैश। ई पे आया, ये भाई ये भाई ये भाई, इन सब के लिए ये आ गया। बताइए ये बहुएकी की है या नहीं है, ये बहुएकी की है या नहीं है। इन तीन का एक आया तो बहुएकी की हो गया। तो बहुएकी का मतलब ये नहीं कि ई डैश से ही दो जुड़ेंगे या तीन जुड़ेंगे। अब इसका कर्नेल कितना हुआ, खाली ई हुआ नहीं हुआ। बहुएकी के होने के बाद भी कर्नेल ई के बराबर हुआ नहीं हुआ। और ये देखिए एक दूसरा और, ये मान लीजिए ई डैश है, ये भी बहुएकी की है, इसका कर्नेल में बहुत सारे हुए, इसका कर्नेल बहुत बड़ा हुआ। तो बहुएकी की हुआ तो हम श्योर होके नहीं कह पाएंगे कि भाई कितने होंगे। हो सकता है ज़्यादा हो सकता है इकलौता ही हो, लेकिन कहना मुश्किल है ना। तो समझिए बेटा बात को, बहुएकी का मतलब ये नहीं है कि जो समुच्चय है उसमें हर अवयव जो है दो दो तीन हर एक से जुड़े हुए, ऐसा नहीं है। एक अगर दो भी अवयव किसी एक से जुड़ गए तो बहुएकी हो जाता है। बाकी चाहे सारे वन वन से जुड़े हुए हो, बाकी सारे चाहे वन वन से जुड़े हुए, एक भी दो जने हैं वो एक से जुड़ गए, बाकी चाहे सब सिंगल 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 जुड़े, वो बहुएकी ही कहलाता है बेटा। कोई भी, कोई जरूरी नहीं कि हर दो दो अवयव एक एक से जाके जुड़े, या हर तीन तीन अवयव एक एक से जाके जुड़े, ना ना ना, कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ दो, कोई भी दो अवयव मान लीजिए एक से जुड़ गए और बाकी सब चाहे वन 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 चल रहे हैं तो पर्याप्त है, बहुएकी की कहलाता है वो। अब ये देखिए यहाँ पे और मान लीजिए और सारे भले भले सब एक एक से एक एक जुड़ रहे हैं, ये सब, लेकिन इन सब का बलिदान व्यर्थ गया, इन तीन ने एक से जुड़ गया तो कहलाएगा तो बहुएकी की। अब बेचारे इनके हिसाब से नहीं चलेगा, इसके हिसाब से चलेगा, है ना। गंदा तो गंदा ही कर दिया इसने। तो कहानी ये है। आगे बात सुन, तो बहुएकी की में आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि के में कितने होंगे। आपको इतना पता है कि एटलीस्ट खाली तो नहीं होगा, ई तो होगा ही होगा। ई के अलावा कितने होंगे, हो सकता कोई ना हो सकता है ई के अलावा और भी बहुत सारे हो। हाँ, एक ही होगा तो कंफर्म है कि ई के अलावा कुछ और नहीं होगा। अब एक कमाल का परिणाम सुनिए, कमाल का परिणाम सुनिए, एक कमाल का रिजल्ट सुनिए जो आपको खुश कर देगा। रिजल्ट ये कहता है कि के जो होता है, कर्नेल जो होता है, वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है पर सामान्य ग्रुप होता है जी का। अरे भाई बहुत मजेदार बात, के नॉर्मल सब ग्रुप होता है, सिर्फ सब ग्रुप नहीं होता, सिर्फ सब ग्रुप नहीं होता, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, मतलब पर सामान्य नॉर्मल सब ग्रुप होता है, पर सामान्य उपसमूह होता है, पर सामान्य, सिर्फ ये नहीं खाली उपसमूह होता है, नहीं 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 नहीं, पर सामान्य उपसमूह होता है, ये इसकी खासियत है। पर सामान्य उपसमूह की शर्त आपको याद होगी, के एक्स बराबर एक्स के देगा फिर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये खासियत है इसके पास। ये कर्नेल जो होता है, कर्नेल समाकारिता की अस्थि का जो कर्नेल होता है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप। इसी बात को, इस परिणाम को कहते हैं समाकारिता की प्रथम प्रमेय, समाकारिता की प्रथम प्रमेय। इस रिजल्ट को, इस घटना को समाकारिता की प्रथम प्रमेय कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस बात को मैं एक बार और हम सुर में सुर मिला के इस बात को पढ़ते हैं। क्या है बात? बात ये है कि अगर जी और जी डैश, सुनिए नारा लगाइए मेरे साथ, अगर जी और जी डैश दो ग्रुप समाकारी हैं, अगर जी और जी डैश दो ग्रुप समाकारी है तो उनमें जो समाकारिता की अस्थि होती है, जो समाकारिता की अस्थि होती है वो जी का पर सामान्य उपसमूह होती है। इसे समाकारिता की प्रथम प्रमेय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समाकारिता की प्रथम प्रमेय कहते हैं। दूसरी समाकारिता की द्वितीय प्रमेय, ये प्रथम थी, अब दूसरी देखिए समाकारिता की द्वितीय प्रमेय, सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम ऑफ
होमोमॉर्फिज्म। स्टेटमेंट कहता है कि प्रत्येक ग्रुप, ध्यान से सुनिए, प्रत्येक ग्रुप, कोई भी ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग वाले, अपने विभाग ग्रुप, अगर उसका कोई विभाग ग्रुप वहां पे बन रहा है, प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के समाकारी होता है। अगर विभाग ग्रुप बनता है तो, कोई जरूरी नहीं है, जब भी बनेगा तो समाकारी होता है। क्या कहना चाहता है, बात को पकड़िए, कहानी को। ये कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई ग्रुप है जी, और उस जी का आपको मान लीजिए एक नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाता है एन या एच, एक नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाता है। तो जब आपको नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा तो आपके पास विभाग ग्रुप बन जाएगा जी बटा एन, बन जाएगा। लेकिन पहली शर्त ये है, अगर बना तो, क्योंकि नहीं बना तो कहानी खत्म, नहीं बना तो बेटा कहानी खत्म। ये तो बनने पे डिपेंड करता है ना, कि पहले आपके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप हो, क्योंकि बिना पर सामान्य उपसमूह के विभाग ग्रुप नहीं बनता। तो मान लीजिए आपके ग्रुप के पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी बटा एन बनेगा। ये जो जी बटा एन है और ये जी है, ये आपस में समाकारी होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं बेटा, समाकारी होते हैं। समाकारी का मतलब है इन दोनों के बीच में हम एक फलन ऐसा बना सकते हैं जो समाकारिता की शर्त को पूरा करता हो। यानी मैं इन दोनों के बीच में एक फलन जी एफ बना सकता हूँ, जी और जी बटा एन के बीच में एक फलन बना सकता हूँ जो कि मेरी उस शर्त को पूरा करेगा। किस शर्त को, एफ एक्स स्टार वाई बराबर एफ एक्स ओ एफ वाई। जैसा मैंने कहा कि स्टार और ओ लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, अब आप इतने समझदार हो गए हैं, मैं चाहूँ तो इसको सरल रूप में लिख सकता हूँ अब, क्योंकि अब आप एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मोड में आ गए हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारे पत्ते पहले खोल चुका हूँ आपके आगे। अब आप इतने समझदारी हैं कि भाई ये समझ सकें कि अब संक्रिया अपने आप ही आ जाएगी बीच में। हो गया ये बात में, ये कह रहा है। ये है समाकारिता की दूसरी प्रमेय जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट रखती है। दो प्रमेय क्या है दोबारा समझते हैं। अगर जी और जी डैश दो ग्रुप है और वो समाकारी है, तो उनकी जो समाकारिता की अस्थि होती है वो ग्रुप जी का एक पर सामान्य उपसमूह होती है। एक दूसरी प्रमेय कहती है कि प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप, देखिए विभाग ग्रुप पहले होना चाहिए, विभाग ग्रुप अगर उसके पास है तो जी अपने विभाग ग्रुप के समाकारी होगा। ये दो प्रमेय। आगे है लास्ट एंड फाइनल रिजल्ट और जबरदस्त रिजल्ट जिसे कहते हैं समाकारिता की, स्टार लगा लीजिए, बहुत कमाल का रिजल्ट अब लिखने जा रहा हूं मैं, 5 स्टार दे सकते हैं। कमाल का रिजल्ट है जो ये कहता है कि प्रत्येक ग्रुप, पहले तो उसका नाम लीजिए, समाकारिता की मूलभूत प्रमेय, समाकारिता की मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉर्फिज्म, फंडामेंटल मॉर्फिज्म, ये थ्योरम का नाम है। कहती क्या है कि प्रत्येक ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब, अगर ये ग्रुप किसी के साथ समाकारिता रखता है तो वो जो समाकारी प्रतिबिंब है जिसे एफ जी कहेंगे, अगर समाकारिता एफ है, समाकारी प्रतिबिंब अगर एफ है, तो समाकारी प्रतिचित्रण अगर वो एफ है तो प्रतिबिंब एफ जी हो जाएगा। तो प्रत्येक ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब ग्रुप के किसी विभाग ग्रुप के तुल्यकारी होता है। बात समझ रहे? समाकार, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कहानी में ट्विस्ट है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। बड़ी ही जबरदस्त थ्योरम है यार, कमाल का रिजल्ट है, इसको थोड़ा सा मजा लीजिए और समझिए। देखिए है क्या, एक फलन ले लिया एफ जी से जी डैश में, और हम इसे कह रहे हैं कि ये समाकारी, ये जो भैया है ये समाकारी प्रतिचित्रण है, मतलब जी और जी डैश के बीच में समाकारिता है, समाकारी प्रतिचित्रण। बेटा बात को ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, एफ जी से जी डैश के बीच में समाकारी प्रतिचित्रण है। समाकारी प्रतिचित्रण होने का मतलब जी और जी डैश के बीच में समाकारिता है, जी और जी डैश के बीच में समाकारिता है, यानी होमोमॉर्फिज्म इनके बीच में ऑलरेडी है। अब आपको याद होगा समाकारी प्रतिबिंब जो होता है, जी की जो इमेज होती है एफ के साथ, उसे एफ जी कहते हैं। ये आपका कहलाता है समाकारी प्रतिबिंब, जो कि ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है, और जी डैश के लिए सब ग्रुप होता है, आपको याद होगा एफ जी डैश का
अब अगर फलन आच्छादक है तो आपको याद होगा, आच्छादक है तो एफ जी बराबर जी डैश होता है, यानी जी डैश ही एफ जी है अगर एफ आप आच्छादक लेते तो। अगर एफ है वो आच्छादक है तो एफ जी बराबर जी डैश, क्योंकि जो ये आपका क्या है, ये आपका रेंज है, परिसर है, ये परिसर है, ये आपका सह प्रांत है। परिसर सह प्रांत बराबर हो जाते हैं जब आच्छादक होता है, तो एफ जी बराबर जी डैश हो जाएगा, तो आप जी डैश से काम चला सकते हैं। लेकिन जब आच्छादक नहीं होगा तो एफ जी अलग बात होगा, जी डैश अलग बात होगा। तो आपका ये जो एफ जी है ये अपने आप में ग्रुप है। ये जो एफ जी है, सुनिए बात को, ये जो एफ जी है ये आपका जो जी है, जी का अगर कोई जी के जितने भी नॉर्मल उपसमूह है, उसके जितने भी नॉर्मल उपसमूह है, मान लीजिए n1 n2 n3 n4 डैश डैश डैश, इसके जितने भी के तक नाम दे देता हूँ, ये सारे के सारे जो उपसमूह हैं, सारे के सारे जो पर सामान्य उपसमूह, ये सब के सब पर सामान्य उपसमूह है, n i पर सामान्य उपसमूह है जी के। ठीक है, अब इनमें से आपको एक बात याद होगी कि जो समाकारिता की अस्थि होती है वो भी इनमें से ही कहीं ना कहीं है। सही है, इनमें से ही कोई ना कोई समाकारिता की अस्थि भी है, क्योंकि समाकारिता की अस्थि जो होती है, जब आपने सारे पर सामान्य उपसमूह बनाए हैं बेटा, जब आपने सारे पर सामान्य उपसमूह बनाए हैं, तो इन सारे पर सामान्य उपसमूह में से एक पर सामान्य उपसमूह जरूर कर्नेल भी होगा, जिसे अस्थि कहते हैं। आप होगा, अभी ऊपर पढ़ के आए आप, देखिए ये रहा समाकारिता पर में क्या कहती है, ये रहा कि जो अस्थि होती है वो जी का, अस्थि कौन, समाकारिता की अस्थि, समाकारिता की अस्थि जो होती है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इन भाई बंधुओं में से कोई ना कोई, अब मुझे कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन इन भाई बंधुओं में से ही जरूर कोई ना कोई के रहा है, कोई ना कोई कर्नेल एफ है, जिसे मैं के कह सकता हूँ। सही है, अब ये जो के है ये नॉर्मल ग्रुप होगा, ये बात आपको पता है, के नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। के अगर नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, तो जी बटा के जो है वो विभाग बनेगा, विभाग ग्रुप बनेगा, मतलब कोशेंट ग्रुप बनेगा ही, क्योंकि हर नॉर्मल सब ग्रुप जो होता है वो कोशेंट ग्रुप बनाता है, ये कोशेंट ग्रुप बनेगा। अब हमारी थ्योरम क्या कहती है, हमारी थ्योरम कहती है कि जो जी का समाकारी प्रतिबिंब और जी का विभाग ग्रुप, ये दोनों जो है बड़े ही गहरे रिश्ते में है। एफ जी, अब सुनिए रिश्ता क्या है इनका, रिश्ता ये है कि एफ जी मतलब जी का समाकारी प्रतिबिंब और ये जो विभाग ग्रुप है जी बटा के, ये दोनों तुल्यकारी होते हैं। तुल्यकारी होने का मतलब है इन दोनों के काम करने का तरीका, रहने खाने पीने सोने उठने बैठने का, गणितीय रूप से ये दोनों बराबर है। गणितीय रूप से जो काम आप एफ जी से करवा सकते हैं वो सारा काम आप जी बटा के से करवा सकते हैं। तुल्यकारिता, तुल्यकारिता का मतलब याद है आपको क्या होता है, तुल्यकारिता का मतलब है कि इन दोनों, गणितीय मतलब क्या, इन दोनों के बीच में एक फलन, इन दोनों के बीच में आप एक फलन फाई बना सकते हैं इस तरीके से कि एक फलन इन दोनों के बीच में ऐसा परिभाषित हो जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि तुल्यकारी है, तुल्यकारी है तो बन जाएगा कि वो एक ही होगा, नंबर 2 वो आच्छादक होगा, नंबर 3 वो समाकारी होगा। ये परमे कहती है। तो परमे ने क्या कहा, अब सार की बात कर लेते हैं, है ना, सार की बात करते हैं। सार क्या, परमे कहती है कि जो जी है, जो ग्रुप है, उस ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब और उस ग्रुप का विभाग ग्रुप, ये दोनों दिखने में अलग अलग हैं, दिखने में ये अलग अलग दिखेंगे आपको, लेकिन दोनों एग्जैक्टली डिट्टो होंगे, डिट्टो होंगे। समझ रहे बातों को। एक बात मानिए कि आपके पास 2 टी शर्ट है, सेम साइज है, सेम है, एक आपने ब्लैक कलर की खरीदी, एक ने आपने व्हाइट कलर की खरीदी। अब बताइए दोनों में क्या फ़र्क है, तो आप कहेंगे सर व्हाइट और ब्लैक का फ़र्क है, उसके अलावा बताइए, तो उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। वो भी आपके तन को ढकने काम आ रही है, वो भी आपके तन को ढकने काम आ रही है। कभी आप आज व्हाइट वाली नहीं पहनने की इच्छा है तो आप ब्लैक वाली पहन लेंगे, ब्लैक वाली की इच्छा नहीं तो व्हाइट वाली। एग्जैक्टली व्हाइट वाली ड्रेस जो है, जो व्हाइट वाली जो है, ठीक है, समझिए बात को, आपकी भावनाओं पे नहीं जा रहा हूँ मैं गणितीय रूप से बात कर रहा हूँ। बताइए जो व्हाइट वाला कर रहा है क्या वो ब्लैक वाला नहीं कर रही, वो ब्लैक वाली टी शर्ट एग्जैक्टली वही काम कर रही है जो ब्लैक। उद्देश्य दोनों का सेम है, दोनों टी शर्ट का उद्देश्य एक ही है, आपके शरीर को ढकना, चाहे वो ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो। सुंदर लगना बुंदना वो भावनाएं हैं, उनको साइड में करिए। उद्देश्य की बात करें तो दोनों आपका उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, तो ऐसा ही यहाँ होगा। तो ये कह रहा है कि दिखने में भिन्न भिन्न है, एक ब्लैक होगा और एक व्हाइट होगा, लेकिन दोनों का उद्देश्य बिल्कुल एक ही होगा। अगर किसी दिन व्हाइट वाली गुम हो जाती है तो ब्लैक वाला आपका वो काम कर देगा, और ब्लैक वाली गुम हो गई तो व्हाइट वाली वो आपका काम कर देगी, जो आपका काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये है तुल्यकारिता की समाकारिता मूलभूत। आप सोचेंगे सर इतना क्या इंपॉर्टेंट बात है, इतना इंपॉर्टेंट बात ये है कि समझा रहा है कि भाई आपको विभाग ग्रुप बना लीजिए, आप समाकारी प्रतिबिंब मत बनाइए, क्योंकि जो विभाग ग्रुप में जो करना है वो विभाग ग्रुप में कर लीजिए, समाकारिता में करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि आपको कोई एक्सपेरिमेंट है वो पृथ्वी पे कर लीजिए, वो मंगल पे भी वैलिड है।
जो पृथ्वी पे करेंगे वो मंगल पे भी वैलिड है। तो सोचिए कितना फायदा हुआ। अब आप जाके कोई एक्सपेरिमेंट है वो मंगल पे करके आते, कितना पैसा लगता, कितना खर्च लगता, कितनी टेक्नोलॉजी लगती। अब आपको कहा कि जो पृथ्वी पे वैलिड है वो मंगल पे भी वैलिड है, तो आप पृथ्वी पे कोई एक्सपेरिमेंट करिए, 10 रुपये 20 रुपये में हो जाएगा, वो मंगल पे भी वैलिड है। फिर आप मंगल पे ले जाके उसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मंगल पे आप सीधा घर बसाइए अपना, क्योंकि आपने यहाँ करके देख लिया, यहाँ पे काम कर रहा है, मंगल पे भी काम कर रहा है, क्योंकि आपने पता चल गया कि मंगल और पृथ्वी तुल्यकारी है। तुल्यकारी है तो जो पृथ्वी पे होगा वही मंगल पे होगा, बात खत्म, है ना। समझिए फायदा कितना होता है, ये फायदा होता है। तो ये कहलाती है समाकारिता की मूलभूत परमी, जबरदस्त परमी है ये। आगे बढ़ते हैं। ये जो तुल्यकारिता होती है, तुल्यकारिता जो होती है दो ग्रुपों के बीच में, तुल्यकारिता तुल्यता संबंध होती है। अगर इसको संबंध के आधार पर चेक करें तो ये तुल्यता संबंध होती है। तुल्यता संबंध का मतलब जानते हैं आप, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है कि हर ग्रुप अपने आप के तुल्यकारी होता है, मतलब ये सब तुल्य होती है, रिफ्लेक्सिव होती है। हर ग्रुप किसी और के तुल्यकारी हो ना हो अपने आप के, तो हर कोई तुल्यकारी है, जी के तुल्यकारी होता है, इसलिए सब तुल्य रिलेशन है। नंबर 2, सम्मित यानी सिमेट्रिक होता है। अगर जीवन जो है वो G2 के तुल्यकारी है तो G2 G1 के तुल्यकारी होता है। तुल्यकारिता का जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होता है। नंबर 3, ये संक्रामक भी है, मतलब ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव भी है। अगर G1 G2 के तुल्यकारी है और G2 ग्रुप जो है वो किसी तीसरे ग्रुप G3 के तुल्यकारी है, तो इसका मतलब G1 और G3 भी आपस में तुल्यकारी है। ये कमाल की बातें इनके अंदर इस तुल्यकारिता का जो रिलेशन है इसमें पाई जाती है। तुल्यकारिता जो है वो समतुल्य होती है। हर ग्रुप अपने आप के तुल्य होता है, अपने आप के साथ तुल्य होता है। हर ग्रुप, एक ग्रुप अगर दूसरे के साथ तुल्यकारी है तो दूसरा ग्रुप पहले वाले के साथ तुल्यकारी है। और ये संक्रामक बीमारी भी है। अगर G1 G2 तुल्यकारी है, G2 G3 तुल्यकारी है, तो G1 G3 भी तुल्यकारी रहेंगे। अब है सबसे जबरदस्त जिसका नाम है कैली थ्योरम। अरे भाई, इस थ्योरम ने तो मतलब ये समझिए कि आग लगा दी। ये तो आग लगाने वाली थ्योरम थी। कैली जो है वो इस थ्योरम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, बहुत फेमस हुए थे। फेमस क्यों भी आपको समझाऊंगा कि उन्होंने तो सब कुछ एक तरफ कर दिया था। छोटा सा स्टेटमेंट है, बहुत छोटा सा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रत्येक ग्रुप एक क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। समझे बात पकड़िए सर। प्रत्येक ग्रुप यानी जितने भी ग्रुप है आप उठाइए, उसके जैसा का जैसा आपको एक क्रमचय ग्रुप मिल जाएगा। तुल्यकारी होंगे इसका मतलब जो काम वो ग्रुप कर पाएगा वो सारे काम कौन कर पाएगा, वो क्रमचय ग्रुप भी कर पाएगा। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि क्रमचय ग्रुप एक तरफ है और बाकी सारे ग्रुप एक तरफ है। क्यों कहा था मैंने? कैली प्रमेय की वजह से कहा था। दुनिया के जितने भी ग्रुप है आप हर ग्रुप के लिए आपको क्रमचय ग्रुप मिल जाएगा, एक इक्विवेलेंट तुल्यकारी मिल जाएगा। तुल्यकारी मिलने का मतलब, मान लीजिए ये ग्रुप है G, आप एक G लाए तो मैं आपको एक क्रमचय ग्रुप बताऊंगा, ये फलाना G, ये ले लीजिए, ऐसे। और G और ऐसे आपस में तुल्यकारी होंगे। तुल्यकारी होने का मतलब है भाई, G अगर ज़्यादा नखरे कर रहा है तो G को भगाइए, भाग यहाँ से, ऐसे से सारे काम करवा लीजिए। G का एग्जैक्टली जैसा G कर रहा था सारे काम ऐसे कर देगा, आपका सारी की सारी चीज़ें ऐसे कर देगा। भगाओ G को, कोई जरूरत नहीं है। यानी अगर आपकी गणित में से सारे ग्रुप गायब हो जाए, सिर्फ क्रमचय ग्रुप बन जाए, तो आप क्रमचय ग्रुप पढ़ लीजिए, सारे ग्रुप आपके कवर हो गए, सारे ग्रुप कम हो गए। इसका मतलब अगर हमने समस्त क्रमचय ग्रुप पढ़ लिए तो समझिए हमने पूरी ग्रुप थ्योरी पढ़ ली। सारे ग्रुप एक तरफ, क्रमचय ग्रुप एक तरफ, तो क्रमचय ग्रुप पढ़ लीजिए, सारे ग्रुप आपके हो गए। ये कैली ने कर दिया। कैली ने तो भाई फाड़ कर दी, समझ रहे हैं? पूरी जो ग्रुप थ्योरी है उसको दो फाड़ों में बांट दिया। फाड़ कैसे कर दिया? एक फाड़ ये कर दिया कि सारे ग्रुप एक तरफ कर दीजिए, क्रमचय ग्रुप को एक तरफ कर दीजिए, और सारे ग्रुप एक तरफ, क्रमचय ग्रुप एक तरफ, बराबर है। समझिए बातों को। यह है क्रमचय ग्रुप का कमाल। इसका नाम है कैली प्रमेय। कैली ने इतना ज़बरदस्त काम किया और भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम था ये कैली का। इसलिए कैली, आपको याद भी होगा, कैली हैमिल्टन थ्योरम में भी कैली का नाम आता है। अब कैली के बाद में एक लास्ट चौका है वो और मार देते हैं, इतने में सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है जो आपको बताने वाला हूँ। ये भी एक कमाल का रिजल्ट है जो कहता है कि प्रत्येक अपरिमित, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक अपरिमित मतलब अनंत, अपरिमित का मतलब अनंत, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप अगर आप लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, बस वो अनंत होना चाहिए।
प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप पूर्णांकों के ग्रुप योग के लिए z प्लस के तुल्यकारी होता है। समझ रहे बातों को? इसका मतलब है कि कोई भी अनंत चक्रीय ग्रुप है, कोई आपके पास चक्रीय ग्रुप, देखिए यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, चीज़ें समझ लीजिए, परिमित के लिए नहीं है। अगर आपका चक्रीय ग्रुप 2 अवयव, 5 अवयव, 10 अवयव, 15 अवयव, डैश 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 अवयव के लिए है, तो फिर ये बात सत्य नहीं है। ये कब सत्य है? जब आपका चक्रीय ग्रुप जो है वो अनंत है, अनंत चक्रीय ग्रुप है। समझ रहे बात को? आपका अनंत चक्रीय ग्रुप है, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 एंड डैश 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 चलता रहे। अगर अनंत चक्रीय ग्रुप है तो आपका अनंत चक्रीय ग्रुप जो होता है बेटा वो z प्लस, यानी z कौन? पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का जो समुच्चय है, z में क्या क्या होते हैं? z में क्या होते हैं? z में ये होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड डैश डैश डैश। तो ये जो g है, ये g आइसोमॉर्फिक होता है, तुल्यकारी होता है z के। यानी आप किसी अनंत या किसी अपरिमित चक्रीय ग्रुप को पढ़ने के बजाय z को पढ़ लीजिए, वो सारी बातें आपको z से पता लग जाएगी अनंत के बारे में। क्योंकि जो अनंत ग्रुप कर रहा है सेम वही काम तो आपका कौन कर रहा है? z कर रहा है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ। z जो होता है, ध्यान से सुनिए, जो z जो होता है उसके दो जनक होते हैं, z के दो जनक होते हैं। कौन कौन होते हैं z के दो जनक? z के दो जनक कौन कौन से होते हैं? तो जवाब है +1 एंड -1, दो जनक होते हैं। इसके दो जनक है तो इसके भी दो जनक है। क्यों? क्योंकि तुल्यकारी है। तुल्यकारी मतलब सब कुछ एक जैसा है, तो इसके दो जनक है तो इसके भी दो जनक है। बात पकड़ में आ गई? इसका एक और -1 है। अगर इसका एक जनक a है तो इसका एक a इनवर्स है। अगर इसका एक जनक a है तो दूसरा जनक a इनवर्स होगा। तो ये काम है। इसलिए फायदा समझिए बात का कि इसमें फायदा क्या है। फायदा ये है, किसी भी अनंत चक्रीय ग्रुप को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी अनंत चक्रीय ग्रुप है उसको मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने से बेहतर है z आपके पास है और उसको आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो वो सारा काम हो जाएगा। मान लीजिए आपने क्या हुआ, नवकार पब्लिकेशन की बुक पढ़ ली, नवकार पब्लिकेशन की बुक है वो आपने पढ़ ली। अब आप CBH की बुक लाते हैं, क्या आपको पढ़ने की जरूरत है CBH की बुक? तो आपने नवकार पब्लिकेशन की बुक को अगर अच्छे से ईमानदारी से पढ़ा है तो आपको किसी और राइटर की बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारा कंटेंट, जो सारी बातें वो उसने बता रखी होगी। अब आप मन की शांति के लिए कोई दूसरी बुक ला सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं, कंसेप्ट को समझ रहे हैं, गहराई पकड़ रहे हैं, तो एक बुक अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। सही गलत है? तो सेम बस वही बात है। आपको अलग अलग किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने z प्लस को पढ़ लिया तो, अगर आपने z प्लस को पढ़ लिया तो आपको अलग अलग अनंत चक्रीय ग्रुप को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सब में भी वो सब कुछ होगा जो z प्लस में हो रहा है। बस आप तो z प्लस में देखिए क्या क्या हो रहा है, जो जो हो रहा है वो बाकी सब में भी वही हो रहा है। तो ये लीजिए, ये फाइनली हमारा तुल्यकारिता का आइडिया हो गया। इन रिजल्ट्स को थोड़ा सा गहराई से समझिएगा, गौर करिएगा और इनका आनंद उठाइएगा। बड़े मज़ेदार चीज़ें हैं। देखिए, अब थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर जरूर डालना चाहूँगा। ग्रुप थ्योरी जो है वो इतना छोटा टॉपिक नहीं है, एक बात ज़रूर समझिएगा बात में। हाँ, हमें कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन, कहीं ना कहीं एक बाउंड्री लगानी पड़ती है। मैथ्स की कोई ब्रांच कहीं ख़त्म नहीं होती। आप किसी ब्रांच को ले लीजिए, कोई ब्रांच कहीं ख़त्म नहीं होती। हाँ, उसका जो सिलेबस है वो ख़त्म होता है, उसका सिलेबस है, उसका जो लेवल है वो ख़त्म होता है। अगर हम जिस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कितना सिलेबस है, फिर वो सिलेबस में उसमें किस लेवल तक जाया जाता है, उस लेवल तक हम काम को रोकते हैं। आप चाहे दुनिया के टफे से टफे एग्ज़ाम में चले जाइए, वो भी उसमें भी वही होगा कि वो सिलेबस बताएगा, उस सिलेबस और उसका जो पेपर होगा उसको देखकर हम उस लेवल को वहीं रोक देंगे। लेकिन ग्रुप थ्योरी तो तब भी ख़त्म नहीं होती। ग्रुप थ्योरी तो अनंत लेवल तक है, ग्रुप थ्योरी तो अनंत स्तर तक है। ये तो चलती रहेगी। और ये क्या ख़त्म हो गई? आज भी नहीं, 2022 में भी रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं ग्रुप थ्योरी के ऊपर कि ये नया चीज़ ढूंढी है, ये नई चीज़ ढूंढी है, ये नई चीज़ ढूंढी है, ये पता लगा है, ये पता लगा है, और लगता ही रहेगा, क्योंकि कोई ब्रांच कभी ख़त्म होती ही नहीं कहीं पे। लेकिन हमें रुकना पड़ता है, ठीक है ना, उस लेवल के हिसाब से, जिस कंपटीशन, जिस एग्ज़ाम के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इसलिए हम जो पढ़ाते हैं वो बेसिक पढ़ाते हैं, बेसिक बातें जो है वो समझाते हैं। फिर उसमें से और खुदाई करते रहेंगे तो चीज़ें बाहर आती रहेगी, तो समुद्र मंथन की तरह करते रहेंगे, निकलता रहेगा। तो फाइनली जो बेसिक सब कुछ था ग्रुप के बारे में, जितनी जानकारी हो सकती थी मोटा मोटी, वो सारी की सारी जानकारी मैंने आपको तथ्यात्मक तरीके से आपके सामने रख दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।